वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 9 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 8 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। 69 बीपीएससी एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है 30 सितंबर 2023 को, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सतपुरा व विंध्य पहाड़ियों के बीच बहती है? सतपुरा व विंध्य पहाड़ियों के बीच बहती है वह नदी का नाम है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? भारत के पूर्वी तट पर नहीं है वह बंदरगाह हो जाएगा कांडला, ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का विशेष संरक्षित राज्य नहीं है? भारत का विशेष संरक्षित राज्य नहीं है वह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पोषण स्तर में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का कितना % हस्तांतरित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत जैसे अविकसित देशों में परोक्ष कर वृद्धि की तुलना में प्रत्यक्ष कर वृद्धि को तरजीह दी जाती है, क्यों? भारत जैसे अविकसित देशों में परोक्ष कर वृद्धि की तुलना में प्रत्यक्ष कर वृद्धि को तरजीह दी जाती है, क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष करों का भार अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को सहन करना पड़ता है, जबकि परोक्ष कर का भार समान नागरिक पर पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित निधि में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? भारत की संचित निधि में शामिल नहीं किया जाता है राजकीय आय का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के विकास में किस भारतीय अर्थशास्त्री ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 3 सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है? भारत में 3 सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम हो जाएगा, पहले होगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, तब उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य नहीं है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य नहीं है वह है अधिक मूल्य पर अनाज देकर गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुख्यमंत्री त्रिदर्शन योजना का संबंध किस राज्य से है?
मुख्यमंत्री त्रिदर्शन योजना का संबंध है अपना प्यारा बिहार राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता है विनिर्माण को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे लंबा निकास बेसिन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी बेसिन का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है। उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है बेलाडीला से, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति संबंधित है मेघालय राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कूड़ल के लेखक निम्न में से कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कूड़ल के लेखक हैं त्रिवल्लुवर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बोगाज कोई के अभिलेख में एक आहूत आर्य देवता हैं। बोगाज कोई के अभिलेख में एक आहूत आर्य देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत। अगला प्रश्न है, प्रथम संगीत साहित्य का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम संगम साहित्य का आयोजन किया गया था मदुरै में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध है तुलुक वंश से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? शेरशाह संबंधित थे अफगानी राजवंश से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक की सुल्तान को समर्पित की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासरुद्दीन महमूद को। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने उपाधि धारण की थी? बलबन ने उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मनीलों को बनाने में प्रयोग होता है? तो दोस्तों वह युग्म है जिंक और कार्बन का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिग्स बोसन की उपस्थिति की पुष्टि किसके औचित्य सिद्ध करेगी? तो दोस्तों यह सिद्ध करेगी ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नम आयु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग नम आयु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग जो कि एक यौगिक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया सलाई के निर्माण में निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस का।
अगला प्रश्न देखते हैं, खनिज यानी कि मिनरल क्या है? तो दोस्तों खनिज है अकार्बनिक ठोस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच इसका, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच 6 से कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेदनहारी यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? तो N2O का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें जो सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर सी, जिंक फास्फाइड चूहे का विष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहिका से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? पेनिसिलिन में जिसका संश्लेषण निरोधित होता है वह है जीवाणु की कोशिका भित्ति का। अगला प्रश्न देखते हैं, जल के अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो दोस्तों इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधा, यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधा वृद्धि नहीं करेगा, रूपांतरण विकसित करेगा तथा जीव द्रव संकुचन के कारण मर जाएगा तथा अप्रभावित रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विटामिनों में से कौन सा हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो दोस्तों वह विटामिन है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है? न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है अस्थि मज्जा में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एक स्वस्थ एवं वयस्क मनुष्य में रुधिर की कुल माप होती है? एक स्वस्थ एवं वयस्क मनुष्य में रुधिर की कुल माप होती है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।